हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एनॉर्मलस ज़ीमान इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ज़ीमान इफ़ेक्ट एंड नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट आपका कर लिया था, और नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट के हमने क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी दोनों ही कर ली थी, राइट। अब हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक वो है हमारा एनॉर्मलस ज़ीमान इफ़ेक्ट, ठीक है। तो अब पहले एक बारी एक चीज़ समझ लेते हैं एनॉर्मलस ज़ीमान इफ़ेक्ट के बारे में कि देखो, हमने ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या कहा था बच्चे। ज़ीमान इफ़ेक्ट हमने ये कहा था कि हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइन, जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड आपने कोई नहीं दे रखा, तब आपकी एक स्पेक्ट्रल लाइन एक है, दो है, कितनी भी है, उनका स्प्लिटिंग हो जाना, ठीक है, उनका स्प्लिटिंग हो जाना नंबर ऑफ आपके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स के अंदर, कब, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। ये फिनोमिना था आपका कौन सा, जब कि ज़ीमान इफ़ेक्ट का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाना इन द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड द दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द ज़ीमान इफेक्ट, राइट। अब हमें जो करना था वो हमें पहले एनॉर्मलस ज़ीमान इफ़ेक्ट और नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट, इसके टाइप होते हैं हमारे ज़ीमान इफ़ेक्ट के। तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट होता है वो हमारा सिर्फ किसकी वजह से होता है, ऑर्बिट की वजह से होता है। स्पिनिंग इफ़ेक्ट उसमें कुछ भी नहीं होता, और वहाँ पे हम किसके लिए, एक सिंगलेट एटम के लिए, मतलब जो ट्रांजिशंस होगी वो सिंगलेट्स के बीच में होगी, ये मैंने कल आपको बताया था, है ना। तो अगर वो सिंगलेट्स के बीच में जो ट्रांजिशंस होती हैं हमारी, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, उसकी हमारी तीन आपकी कंपोनेंट के अंदर वो स्प्लिट होती है। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाया, ये आपका पाई था और ये दो सिग्मा कंपोनेंट थे। पाई की फ्रीक्वेंसी उतनी ही थी जितनी आपकी ओरिजिनल वन की थी, और इनकी इससे ज़्यादा या इससे कम हमारी हो सकती है, ठीक है। ये तो हमारा क्या था, नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट था। लेकिन अब हमें क्या करना है, एनॉर्मलस ज़ीमान इफ़ेक्ट। तो एनॉर्मलस ज़ीमान इफ़ेक्ट के अंदर क्या होता है बच्चे, इसमें क्योंकि हमारे पास क्या था, और आपने देखा था इसके अंदर नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स आपके स्प्लिट होते हैं, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस नंबर ऑफ़ कंपोनेंट में स्प्लिटिंग होती है उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑर्बिट के साथ स्पिनिंग इफ़ेक्ट भी कंसिडर कर रहा है वहाँ पे उसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पिनिंग इफ़ेक्ट लेने की वजह से हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पे ये जो ट्रांजिशंस होंगी वो हमारी सिंगलेट नहीं, डबलेट्स के बीच में होती हैं। जब हमारी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं कर रखा, तब हमारे जो डबलेट्स हैं ये हमारे किसके अंदर स्प्लिट हो जाते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये जैसे आपका इस तरीके से ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रल वो कंपोनेंट थे उसके अंदर स्प्लिट हो गए, ये दोनों आपके पाई पाई हो गई, ये सिग्मा सिग्मा हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है आपके दो डबलेट्स की, किस में हो गई, 6 के अंदर हो गई। लेकिन यहाँ पे आपका जो कोई से उसमें फील्ड से आपकी कहीं पे भी ट्रांजिशंस हो रही हो, ठीक है। तो अगर ट्रांजिशन हमारी हो रही है और वहाँ पे ओनली 3 जो स्प्लिटिंग हो रही है ओनली 3 में हो रही है, तो जो आपको वो कितना कंफ्यूज करने के लिए आपको बोले, तो आप ये ध्यान रखना कि 3 कंपोनेंट में जब भी स्प्लिटिंग होगी तो वो हमेशा नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट के साथ ही डील कर रहा है वहाँ पे। और वो किसकी वजह से आता है, ओनली ड्यू टू किसकी वजह से, ऑर्बिट की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे हमें स्पिन और ऑर्बिट दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है आपको कि क्या होता है। इसके अंदर स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस की नंबर ऑफ कंपोनेंट में, कब, जब आप मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हमें इसके बारे में लिखना है तो आप लिख लेते हैं इसको, पेन कहाँ गया, ये रहा, मिल गया, चलो लिख लीजिए। डेफिनेशंस कर रहे हैं ना पहले, तो डेफिनेशन लिख लेना इसका, ठीक है। तो व्हेन द स्प्लिटिंग ऑफ spectral line is more complex when magnetic field is applied, and this effect is known as
एनॉर्मलिस ज़ीमन इफ़ेक्ट। ठीक है, और ये कैसे होता है आपका कि सपोज़ जब आपने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा तो हमारे पास इस तरीके से ये डबलेट था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे डबलेट बन रहा है। और जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया यहाँ पे तो इस तरीके की हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस वहाँ पे मिलती हैं। तो सेंट्रल वाली तो हमेशा पाई वाली होती है, ये आपकी कौन सी रहेंगी, सिग्मा वाली, जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी इससे ज़्यादा या इससे कम हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैंने बताया था एनॉर्मलिस में आपका एस का स्पिन का भी केस इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो आप लिखोगे द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटम्स having L vector and S vector in magnetic field B is called एनॉर्मलिस ज़ीमन इफ़ेक्ट। ठीक है, और ये हमारा ज़्यादा क्योंकि उसमें तो सिर्फ 3 ही स्प्लिटिंग बन रही थी नॉर्मल में, तो नॉर्मल से तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही फील होएगा ये। ठीक है, तो आप बोलोगे एनॉर्मलिस ज़ीमन इफ़ेक्ट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन नॉर्मल ज़ीमन इफ़ेक्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने कल नॉर्मल ज़ीमन इफ़ेक्ट के लिए सिलेक्शन रूल फाइंड आउट किया था, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, एनॉर्मलिस ज़ीमन इफ़ेक्ट के लिए भी सिलेक्शन रूल कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें एनॉर्मलिस के लिए सिलेक्शन रूल वहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा हमने मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स ले ली। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के अंदर हमने ये कह दिया कि यहाँ पे हमारा जिससे पहले वो रखा हुआ था उसी तरीके से एक ये डायपोल रखा हुआ है, इसकी एक इधर और एक की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, और ये क्या कर रहा है, इसके साथ यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन आपको पता है अगर वहाँ पे खाली क्या होता, एल होता तो हम कैपिटल एल के लिए लिख देते, लेकिन जब एल और एस दोनों आपके साथ वहाँ पे डील कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि एल प्लस एस क्या बनाएगा, वहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, किसके अलोंग प्रेसेस करते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम के अलोंग प्रेसेस करते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर रखा था और ये तो कोई फोर्स लग रहे थे यहाँ पे, तो ये क्या है आपका डायपोल मोमेंट आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम का है। ठीक है, तो हम इसी को ही क्या कर रहे हैं, जो डायपोल मोमेंट आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कितनी इंटरेक्शन एनर्जी आएगी। जैसे हमने लास्ट वाले टॉपिक के अंदर भी यहीं से ही स्टार्ट किया था कि इंटरेक्शन एनर्जी कितनी आएगी उसकी, तो वहीं से ही हमें क्या करना है, इसको भी स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चे, तो अगर इसको वहाँ से ही स्टार्ट करना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि व्हेन एन atomic dipole having a total dipole moment mu j is placed in magnetic field B, तो वहाँ पे टॉर्क अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप टॉर्क के फॉर्म में या फिर आप जो सिंपल इंटरेक्शन एनर्जी की फॉर्म में बता रहे थे उस फॉर्म में बता सकते हो। हमारा वैसे तो टॉर्क वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क कितना हो जाएगा, म्यू जे क्रॉस में बी, जिसको हम किसके उसमें बोलते हैं आपका म्यू जे बी साइन थीटा, और जो इंटरेक्शन एनर्जी आपकी इंट्रोड्यूस्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू जे डॉट में बी। ठीक है, म्यू जे वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा आपका म्यू जे और यहाँ पे बी वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा कोस ऑफ थीटा।
ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देखो कि वहाँ पे हमने जो भी यहाँ कांस्टेंट आ रहा था उसको ओपन, मतलब जो ये टर्म्स आ रही थी उसको ओपन किया था। अब यहाँ पे म्यू जे है, आपको पता है जे किससे मिलके बना है, एल प्लस एस से मिलके बना है। तो इसका मतलब म्यू जे जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है, वो भी किसकी वजह से आएगा, ऑर्बिटल और स्पिन दोनों की वजह से आएगा, है ना। ऑर्बिटल अगर स्पिन की वजह से, दोनों की वजह से आता है तो आप इसको म्यू एल प्लस में म्यू एस लिखोगे, ठीक है। अगर ये म्यू एल प्लस में म्यू एस है तो आपको तो पता ही है कि म्यू एल की वैल्यू कितनी होती है, आपकी E/2m एल वेक्टर होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका नेगेटिव साइन आता है, कल देखा था ना, नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पे भी होता है। और म्यू एस की वैल्यू कितनी होती है बच्चे आपकी, यहाँ पे म्यू एस के लिए यहाँ पे जो जी फैक्टर होता है एल के लिए वो तो 1 होता है, लेकिन इसके लिए 2 होता है। तो माइनस में 2E/2m इंटू में एस वेक्टर आपका हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये कंबाइन करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। कंबाइन करके रखेंगे तो माइनस माइनस यहाँ के माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जो आपकी इंटरेक्शन एनर्जी है बच्चे वो कितनी हो जाएगी, आपकी E/2m तो दोनों में है, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका एल वेक्टर प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2s, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डॉट बी करके लिख दो या फिर बी कॉस थीटा करके लिख देते हैं, हम कैसे भी करके इसके अंदर लिख सकते थे। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म बन गई, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ कंसिडर कर लेते हैं। अब पता है एल होता तो सिंपल एल लिख देते, एल प्लस एस होता तो हम जे लिख देते, लेकिन ये एल प्लस में 2s है, तो ये हमें पता है ये जो 2 आया था वो तो जी फैक्टर की वजह से आया था। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें कंसिडर ही कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो L प्लस में 2s वेक्टर है ना, ये और कुछ नहीं G इंटू में J हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर ये इसके इक्वल है तो आप क्या करो, इनके बीच में जो ये L और J है इनके बीच में क्या करो, सबके उसमें इनका वो निकालो कि एंगल कितना बनेगा, ठीक है। अब आपका क्या करता है, अगर इनके उसमें एंगल बनाना, तो हमें तो ये पता ही है वैसे तो कि ये L अगर है आपका और ये कितना है S है, तो ये रिजल्टेंट कितना, अगर ये L है और ये S है तो J आपका L स्टार S स्टार, और ये रिजल्टेंट कितना बनेगा आपका J स्टार बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनके बीच में एक एंगल कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो L और एस जे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है हमें, और एस और जे के में भी क्या बनेगा, एक एंगल बन सकता है इन दोनों के बीच में। तो हम यही एंगल क्या कर लेते हैं बच्चे, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल कंसीडर करना है तो जे और एल की अगर आपको इंटरेक्शन करनी है, तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक्स में देखा था, जिसकी इंटरेक्शन जिसके साथ होती है तो वो तो पॉजिटिव में और दूसरे वाला नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोस ऑफ एल स्टार जे स्टार किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जे स्टार का स्क्वायर प्लस में एल स्टार का स्क्वायर माइनस में एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जे स्टार एल स्टार। एल स्टार को मैं इधर ले लेती हूँ, अभी पता चल जाएगा कि क्यों लिया है। जैसे आपने इसकी इंटरेक्शन एल की जे के साथ दिखाई है, वैसे ही हम एस की भी तो जे के साथ दिखा सकते थे इंटरेक्शन। तो एस स्टार कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जे स्टार का स्क्वायर प्लस में, अब क्योंकि एस के साथ इसकी इंटरेक्शन है आपकी एस स्टार और ये जे स्टार, एस स्टार कोस ऑफ एस स्टार जे स्टार इज इक्वल टू, ये एस की जे के साथ इंटरेक्शन है तो एस स्टार का स्क्वायर तो पॉजिटिव और एल स्टार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन में 2 जे स्टार, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो फैक्टर था बच्चे वो क्या था आपका, कि जी की जो इंटरेक्शन है वो जे के साथ हम दिखा रहे थे, जी की जे के साथ दिखा रहे थे, ठीक है। तो और यहाँ इसको क्या लिया था, एल प्लस में 2s, तो ये जो एल वेक्टर होगा उसकी इंटरेक्शन भी जे के साथ दिखानी पड़ेगी और उसकी जो इंटरेक्शन इसके साथ होगी वो आपकी इसके साथ दिख जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली इसकी इसके साथ दी जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, जे मतलब इसको हटाने की कोशिश करेंगे, जैसे जी ओनली जी फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो ओनली जी फैक्टर लेके चलेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों की इंटरेक्शंस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमें ये लेके आना है, इसको लेके आना है,
ठीक है, इसको कंसिडर किया ना कि ये इसके इक्वल होता है, तो यहाँ ये फॉर्म करके हम पूरी की पूरी पुट करेंगे। तो जैसे अभी मैं करती जा रही हूँ ना, एक बारी वैसे कंसिडर करो। तो जो जी फैक्टर है, हमें पता है जी फैक्टर एल और एस की वजह से होती है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की इंटरेक्शन के साथ में आता है। तो यानी कि एल की जे के साथ करेंगे, ठीक है, एल की जे के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा जे स्टार का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका एल के जे के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा जे स्टार का स्क्वायर प्लस में एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जे स्टार का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में आपने क्या लिखना था, यहाँ देखो ये इसका जो टर्म आई थी, हमें हिंट यहीं से लेनी है। तो 2 इंटू में एस वेक्टर है, तो 2 इंटू में एस की इंटरेक्शन अब किसके साथ दिखाएंगे, जे के साथ। तो जे स्टार का स्क्वायर प्लस में एस स्टार का स्क्वायर माइनस में एल स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जे स्टार का स्क्वायर। यहाँ से ये वाली टर्म अपने पास आ गई। अब आप क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपन करके जो रिजल्ट आएगा वो देख लेंगे कि किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे अपने पास कितना आएगा, देखो g इज़ इक्वल टू किसके, अपॉन में तो 2j स्टार तो कॉमन आएगा, ठीक है। अपॉन में ये यहीं कर दूँ क्या मैं, 2j स्टार का स्क्वायर तो कॉमन आएगा। यहाँ से देखो j स्टार का स्क्वायर प्लस में 2j स्टार का स्क्वायर, इसका मतलब ये आएगा 3j स्टार का स्क्वायर, ठीक है। l स्टार का स्क्वायर प्लस में 2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 2l स्टार का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया आपका माइनस में l स्टार का स्क्वायर, माइनस में एस स्टार का स्क्वायर प्लस में 2s स्टार का स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस एस स्टार का स्क्वायर। इसका मतलब जो g है आपका वो इसके इक्वल हो गया। अब अगर g इसके इक्वल हो रहा है तो अपन इसको 3 टाइम्स j स्टार का स्क्वायर, बच्चे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम g इज़ इक्वल टू, एक मिनट यहाँ लिख रहे थे ना, तो g इज़ इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा आपका g, 2 टाइम्स जे स्टार का स्क्वायर, तो मैं एक में कर देती हूँ, प्लस में जे स्टार का स्क्वायर प्लस में आपका एस स्टार का स्क्वायर माइनस में एल स्टार का स्क्वायर, इसके नीचे भी 2j स्टार का स्क्वायर कर देती हूँ, इसके नीचे भी 2j स्टार का स्क्वायर कर देती हूँ। ये तो अपना आ गया 1, तो g इज़ इक्वल टू 1 प्लस में j स्टार का स्क्वायर प्लस में एस स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2j स्टार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाता है बेटा, जो ये जी फैक्टर है इसको लैंडीज जी फैक्टर भी बोलते हैं। आप लिख लीजिए लैंडीज जी फैक्टर, ठीक है। लेकिन पेपर में ये जब आएगा तो हम इसको इस तरीके, क्योंकि ये टॉपिक जो है वैसे तो आपका 2nd यूनिट का है, लेकिन एग्ज़ाम में ये जो पूछता है वो आपके 1st यूनिट के साथ में पूछता है, ठीक है। ये लैंडीज जी फैक्टर आपका क्या रिजल्ट है, इसके बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल भी देगा और साथ में इसका डेरिवेशन पूछता है। तो इसका डेरिवेशन आपको ये वाला नहीं करना, जो मैं आगे करवाऊँगी आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आपको वो वाला इसका करना है, ठीक है। तो एक बार मैं एनॉर्मैलिस के लिए ये पूरा कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका लैंडीज जी फैक्टर के लिए हो जाएगा कि लैंडीज इंटरेक्शन एंड लैंडीज स्प्लिटिंग फैक्टर यानी कि जी फैक्टर आपका कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो आप क्या करो, जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेना, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये जो हमारा था इसके साथ जी के साथ तो जे तो लिखना ही लिखना है, तो इस जे को तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, लेकिन ये जो जी है जो अब अपने पास वैल्यू आई है ना वो वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने डाल दिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है तो e/2m, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका g इंटू में j वैक्टर को कैसे लिखेंगे, j स्टार h कट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा g और ये b cos थीटा, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखिएगा, ये कितना हो जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू j स्टार और h कट, जो j को लिख रही हूँ j वेक्टर को, g इंटू में e/2m और यहाँ पे कितना हो जाएगा b cos थीटा, ठीक है। लेकिन आपको तो पता ही है कि e h कट बाई 2m इज़ म्यू b, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, g तो एज इट इज़ हो जाएगा, j वेक्टर कुछ और नहीं, जितनी mj की पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वही यहाँ पे आती हैं, तो इसको मैं mj से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये म्यू b डॉट बी, ठीक है, या फिर म्यू बी कॉस थीटा भी लिख सकते थे। अब अपनी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन एनर्जी निकालने के बाद बच्चे हमने
जब नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट किया था, इंटरेक्शन एनर्जी निकालने के बाद क्या किया था, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिटिंग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट लेवल टू द लोअर लेवल के अंदर इसकी ट्रांजिशन हो रही थी, तो हमें इसके अंदर इसी तरीके से हमने अब भी वही माना है कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड वाला है। तो इन अब्सेंस ऑफ, और आपको पता है बोहर के अंदर अगर दो लेवल्स के बीच की ट्रांजिशंस होती हैं तो वो तभी पॉसिबल है अगर उनके अंदर से उनकी जो एनर्जी का डिफरेंस है वो आपके फोटोन की एनर्जी के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स एच न्यू के इक्वल आ जाए। तो इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड the frequency of emitted spectral line is कितनी, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स B इज इक्वल टू ज़ीरो, B इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए वहाँ पे भी हमने न्यू नॉट से कंसिडर किया था, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस में ई नॉट 2 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब ये किसके लिए था बेटा आपका, जब आपने एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किया था। अब नाउ in presence of magnetic field, अब हमें प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेना है। तो आपको पता है बेटा प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो टोटल इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो आपकी जो आपने अब्सेंस में ली थी वो तो आएगी ही आएगी, प्लस में कुछ और इंटरेक्शन एनर्जी जो हमने अभी निकाली है वो भी एडअप होके आएगी, ठीक है। तो यानी कि ई नॉट वाली तो आएगी आएगी, प्लस में डेल ई वाली एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। तो अगर ये इसके साथ एक्स्ट्रा आ गई है तो आप डेल ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ई नॉट प्लस में डेल ई की वैल्यू कितनी थी, जी एम जे म्यू बी बी, राइट। अब हमें क्या करना था बेटे, जैसे इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, वैसे सिमिलर हमें इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को निकालना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वही आपके दो लेवल्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। दो लेवल अगर कंसिडर करोगे तो E1 इज इक्वल टू, अब देखो एम जे की वैल्यू तो जैसे हमारा वहाँ पे लेवल्स थे, ठीक है, एल चेंज होता है तो एम एल चेंज होंगे, इसी तरीके से अगर जे चेंज होता है तो एम जे तो चेंज होंगे ही होंगे, और एम जे चेंज हो रहा है यानी कि एस की वैल्यू अपनी जैसे चेंज होती है तो एस भी अपना चेंज होता है, तो वहाँ से जी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, लेकिन म्यू भी कांस्टेंट रहेगा। तो आप ये कहोगे कि ई नॉट 1 प्लस में G1 MJ1 म्यू बी बी, ठीक है। और आपका सेकंड वाले के लिए यानी कि E2 के लिए कितना हो जाएगा, E नॉट 2 प्लस में G2 MJ2 म्यू बी बी, ठीक है। ये वैल्यू आगे अब क्या करना था आपको, वैसे ही इंटरेक्शन एनर्जी दोनों के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो E1 माइनस में E2 बाई एच इज इक्वल टू न्यू, ये तो लिख सकते हो क्योंकि इनका बीच का डिफरेंस हमारा एच न्यू देगा और न्यू इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर लेना है तो E नॉट 1 माइनस में E नॉट 2 नथिंग बट व्हाट, इट्स E नॉट 1 माइनस में दिस बाय एच और करना था, तो आप इसके नीचे एच करोगे बेटा तो कॉमन करके लिख लो, ठीक है। E नॉट 1, ठीक है, माइनस में E नॉट 2 डिवाइडेड बाय एच प्लस में G1 MJ1 म्यू बी बी, माइनस में इसके ही यहाँ पे लिख लो G2 MJ2 डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। तो ये तो क्या है हमारा वही न्यू नॉट है जैसा हमने पहले लिखा था, तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस में ये कितना हो जाएगा हमारा जी एम जे दिस, ठीक है। तो इसको हम और कुछ नहीं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल जी एम जे भी लिख सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर G1 MJ1 माइनस में G2 MJ2 और इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू बी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो म्यू बी बी बाय एच अपना जो आ रहा था उसको डेल न्यू कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अब जो आपका सिलेक्शन रूल बना वो इसके बेस पे बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, म्यू बी बी डिवाइडेड बाय एच को क्या कंसिडर कर लिया बेटा, आपका डेल न्यू कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब जो सिलेक्शन रूल होगा वो इसी जो आपका ये डेल ये वाला जो चीज़ है इसके बेस्ड पे आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे वहाँ पे L की वैल्यू 0 ± 1 होती है, ऐसे ही हमें क्या करना है एम जे के लिए, क्योंकि ये क्या आ जाएगा आपका डेल जी एम जे आपका हो जाएगा। तो जो डेल
मेन इसका जो डिपेंड कर गया आपका जी की भी वैल्यू हम वैसे कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर जी के ऊपर भी, और एम जे आपका मेन रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो एम जे की वैल्यू एक बारी 0 लेंगे और एक बारी क्या लेंगे, +-1, जैसे हमारा वहाँ पे चेंज हो रखा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि कोई भी ट्रांजिशन इसके अंदर पॉसिबल तब होगी अगर उनके बीच में, यानी कि अगर जैसे आपकी कोई भी ट्रांजिशन हो रही है यहाँ से यहाँ पे हो गई, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ये वाली इसके ऊपर हुई है तो दिस माइनस में दिस करेंगे, तो जो रिज़ल्ट है आपका वो 0 या +-1 के उसमें आना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे ये वैल्यू आपकी 0 0 कभी भी ना हो, इस तरीके की ट्रांजिशन कभी भी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, इतना लिखने के बाद कि इन एनी ट्रांजिशन magnetic quantum number, total magnetic quantum number change is 0 +-1, that is del mj is equal to 0 +-1. This is the selection rule for एनॉर्मलस ज़ीमन इफेक्ट, ठीक है। जब आपके एनॉर्मलस ज़ीमन इफेक्ट या स्पिन और ऑर्बिट दोनों के साथ डील कर रहा है वो, तब आपके पास कौन सा आपके सिलेक्शन रूल्स आएंगे, 0 +-1, ठीक है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।